Padme Hum, Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Mani Padme। इतिहास बताता है कि बुद्ध ने 6वीं और 5वीं बीसी के दौरान भारत के इन तराई मैदानों में भ्रमण किया होगा। कुछ एक सहस्त्राब्दी बाद एक नई दुनिया में ये भारत के गंगा के मैदानों में बसे सबसे बड़े शहरों में एक है गोरखपुर। गोरखपुर की कहानी किसी भी शहर की हो सकती है। ये वो चुंबक है जो गांव में बसे उन गरीबों को अपनी तरफ खींचता है जिनके पास रोजी का कोई जरिया नहीं है। गोरखपुर के 1/3 निवासी इसी वर्ग के हैं। हिमालय की तराई में स्थित ये शहर रोहिणी और राप्ती नदियों के बेसिन में मौजूद है। कटोरे जैसे आकार की वजह से यहाँ प्राकृतिक रूप से बाढ़ आती रही हैं। लोग यहाँ पीढ़ियों से तकलीफें झेलते आए हैं, लेकिन अब हालात बदतर हो रहे हैं। फ्लड के ट्रेंड्स देखें तो बहुत बदले हैं पिछले 25 साल में। नंबर 1 की फ्लड का एक रूटीन टाइम होता था कि अगस्त का महीना या जुलाई का महीना वो पीक पीरियड हुआ करता था। अभी क्या है कि बेस्ट प्रिपेयर्डनेस होने के बावजूद होता क्या है कि फ्लड की टाइमिंग्स चेंज हो गई हैं। कभी फ्लड जल्दी आ जाती है, कभी फ्लड बाद में आती है यूजुअल टाइम से, कभी जो है वो अभी तो पिछले साल में हम लोगों ने देखा कि फ्लड के 2 पीक्स हो गए। तो ये सारी जो अनसर्टेनिटीज़ हैं वो बढ़ी हैं पिछले 25 सालों में। पिछले 3 दशक के दौरान जलवायु से जुड़े आंकड़े दिखाते हैं कि गोरखपुर के क्लाइमेट में तापमान भी बढ़ा है और नमी भी। वैज्ञानिकों का ये अनुमान है कि ये रुख भविष्य में और तेज हो सकता है, जिससे और ज्यादा बारिश और बाढ़ आ सकती है। क्या शहर ऐसे भविष्य के लिए तैयार है? लेकिन रुकिए, इससे पहले कि हम भविष्य की बात करें, हमें गोरखपुर के वर्तमान और हाल ही के अतीत में भी कुछ समय गुजारना चाहिए। नरियर वाजे फरेला घवद से। पुराने समय में ये शहर झीलों का शहर था। यहाँ लगभग 103 झीलें थीं। बाढ़ का दौर ज्यादा लंबा नहीं चलता था, क्योंकि ये झीलें बारिश के पानी को प्राकृतिक स्टोरेज और ड्रेनेज मुहैया कराती थीं। लेकिन आज यहाँ की 2/3 झीलें खत्म हो चुकी हैं। इनमें या तो गैर कानूनी निर्माण हो रहा है या फिर ये कचरा डालने के मैदान में तब्दील हो गई हैं। गोरखपुर में कोई संगठित कचरा प्रबंधन प्रणाली नहीं है, इसलिए जहां भी जगह मिलती है कचरा डाल दिया जाता है, चाहे सड़कों के किनारे, नालियों में या फिर ढलान में पड़ने वाली लैंडफिल्स में। शहर का सीवेज खुली नालियों में बहता है, क्योंकि ज्यादातर हिस्सों में अंडरग्राउंड सीवेज सिस्टम नहीं है। इस सीवेज को बगैर ट्रीट करे सीधे शहर की झीलों में छोड़ दिया जाता है। लगातार बढ़ती आबादी को आवास देने के लिए शहर के हरित क्षेत्र में ताबड़तोड़ निर्माण हो रहा है। ये वो क्षेत्र है जिसका मकसद है लोगों को बाढ़ या तूफान जैसे प्राकृतिक हादसों से बचाना, लेकिन अब ये कंक्रीट का जंगल बन चुका है। गरीबों के पास तो विकल्प और भी कम हैं। इनके घर बिल्कुल नदी से जुड़े हुए मैदान पर हैं, जहां एक वक्त पर अमरूद के बागान होते थे। इसके बाद बलि चढ़ी खेती की, यानी उस जमीन की जो शहर के बाहरी हिस्सों में है। खेती से जिन छोटे किसानों को मामूली आय होती है, उन्हें बड़ी आसानी से बेईमान बिचौलिए जमीन बेचने के लिए फुसला लेते हैं। गोरखपुर के बाहरी हिस्से में चक्रादोयम एक आम पेरी अर्बन बस्ती है। ये नगर पालिका की सीमा से बाहर है, इसलिए इसे सामान्य नागरिक सुविधाएं नहीं मिलती हैं। इस क्षेत्र के आसपास कुछ एक खेत भी हैं। ये दिखने में जरूर काफी हरे भरे लगते हैं, लेकिन इनकी सिंचाई उस सीवेज के पानी से होती है जो यहाँ के तालाबों में आसपास की कॉलोनियों से छोड़ा जाता है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल ये है
कि अगर गोरखपुर की हर इंच जमीन पर, यानी इसके जल क्षेत्र, इसके हरित क्षेत्र और इसकी पेरी अर्बन जमीन पर अतिक्रमण होगा तो शहर पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? हम के सावन में होए है सावन में। मॉनसून के आते ही एक अनोखा मंजर बनता है। पानी को बहने की जगह नहीं मिलती, जिससे वो शहर के अंदर ही फंसा रह जाता है और शहर के कोने कोने में जल भराव हो जाता है। शहर की गरीब आबादी के लिए बारिश के बाद वाले महीने काफी खौफ के होते हैं। आइए, रसूलपुर में आपका स्वागत है। ये शहर की कई झुग्गी बस्तियों में से एक है। मॉनसून के बाद शाहजहां का घर एक अजीब सी द्वीप में तब्दील हो जाता है। ये द्वीप चारों तरफ से बारिश के पानी, कचड़े और सीवेज से घिरा है। मॉनसून के बाद कई महीने तक घर के बाहर जाने का उनके लिए यही एक तरीका है। जैसे पानी भरता है तो बच्चे भी बीमार पड़ते हैं, नुकसान करता है हर चीज़ का। स्कूल भी नागा हो जाता, पढ़े नहीं जाते हैं। सार सामान ले में बड़ी दिक्कत रहती है। हर चीज़ उधर से भर जाता है, वो दुआरी से तो घर में पानी भर जाता है। तब निकल के सब कोई भागता है। किराए के मकान में आदमी रहता है तो बरसात भर गुजारता है किराए के मकान में। इधर आ जा। अरे हम लोग को तो जिल्लत होती है देखे में। कचड़े और मानव मल से दूषित ठहरा हुआ पानी, ये एक ऐसा घातक मिश्रण है जो जमीन में रिस कर ग्राउंड वाटर को प्रदूषित करता है। लोग इसी पानी को पीते हैं। सरकारी पाइपलाइन अब तक यहाँ नहीं पहुंची है। इन सब के अलावा साफ सफाई के तौर तरीके भी ठीक नहीं हैं। आखिर इस सब का क्या नतीजा होता है? जुलाई के महीने में गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज के बच्चों के वार्ड में कर्मचारियों की गंभीर कमी का सामना करना पड़ता है। हताश माँ बाप अपने बच्चों को लेकर यहीं आते हैं। ज्यादातर मरीज पानी या वेक्टर बॉर्न बीमारियों से परेशान होते हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा गंभीर त्रासदी बच्चों के एन्सेफेलाइटिस वार्ड में नजर आती है। ये त्रासदी हर साल सुर्खियों में आती है, लेकिन इससे छुटकारा नहीं मिल पाया है। In the encephalitis nightmare in the Gorakhpur region of eastern UP, at least 17 people, mostly children, have died in the last 3 days. जापानीज एन्सेफेलाइटिस का सबसे ज्यादा असर बच्चों पर होता है, क्योंकि उनमें शहर के प्रदूषित पर्यावरण को झेलने की शक्ति कमजोर होती है। 3,000 children are coming every year. You can imagine that out of those 3,000 children, 500-600 will die. And those who survive, about 2,500 who survive, 500 of them will be having disability. And another 500 will be having soft disability. Soft disability means that their behavior will be abnormal. Unless the people have improvement in their living standards, the things will not improve. बहुत दुखी हैं। तो ये तो आज की गोरखपुर गाथा है। अरे हम लोग विज्ञान का मानना है कि आने वाले कल का गोरखपुर और भी बदतर हो सकता है, क्योंकि भविष्य का क्लाइमेट और भी अपरिचित और प्रतिकूल हो सकता है। लेकिन क्या कोई इस तरफ ध्यान दे रहा है? डिविजनल कमिश्नर के रविंद्र नायक शहर के प्रशासन का बचाव करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन ये मानते हैं कि उनकी भी कुछ सीमाएं हैं। पॉलिटिकल विल के साथ में ही पब्लिक कोऑपरेशन की क्वालिटी बढ़ती है। तो जब पॉलिटिकल इलेक्टेड लीडर्स अगर वो चाहते हैं, हम लोग करते हैं, बट उसका लॉन्ग टर्म में जब इंक्रोचमेंट जितना हटाते हैं और जितना हटाने के स्पीड से हटाते हैं, उतने स्पीड से फिर री इंक्रोचमेंट होता रहता है। That the politician has to be sensitive to these issues. If the person in power whom we have elected, the representative, is not sensitive, then I am sorry to say, because our constitution is such that every work gets done through the elected representative. So if the elected representative आपका अच्छा नहीं है, आपका MP, MLA, मेयर जो भी है, वो अगर sensitize नहीं है इन issues को लेके,
तो आपका शहर ऐसे ही रहेगा. Live with it or you leave it. ऐसे में निराश होना आसान है, पर इन हालात में नागरिकों की भूमिका को लेकर भी बड़ा सवाल उठता है. आखिर शहर के प्रति उनकी क्या जिम्मेदारी है? अगर हम सोच लें कि गोरखपुर शहर हमारा है, हमें इसकी सफाई रखनी चाहिए तो साफ रहेगा. लेकिन हम समझते हैं हमारे जो एक जनप्रतिनिधि होते हैं, जनप्रतिनिधि कहते हैं कि मैं जीत जाऊंगा तो इस पोखरे को चमका दूंगा. तो इसलिए हम लोग मतदान करके लापरवाह हो जाते हैं. शिराज वजी गोरखपुर के एक जाने माने एनवायरमेंटलिस्ट हैं. वो एक ऐसे समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसकी शहर की बदहाली के खिलाफ आवाज अब सुनी जा रही है. उनकी पहली जीत शहर की सबसे खास पहचान रामगढ़ ताल में नजर आती है. सिटीजन्स ने एक इनिशिएटिव लिया कि हमारी लेक को कंजर्व होना चाहिए क्योंकि ये हमारी प्रॉपर्टी है, हमारी ओनरशिप है इसकी. रामगढ़ ताल संरक्षण मंच बना, सिटीजन ग्रुप इस तरीके का फॉर्म हुआ. उन्होंने डिमांड करना शुरू किया और डिमांड किया इलेक्टेड एडमिनिस्ट्रेटिव से, गवर्नमेंट से, जो हमारे मिनिस्टर्स थे उनसे भी बात किया और इस तरीके से एक पूरा प्रोसेस चला. गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्ड किया और तब जाकर के कहीं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने एक प्रपोजल को अप्रूव किया जो करीब 124 करोड़ का एक प्रोजेक्ट रामगढ़ ताल के लिए आ सका. 2008 में रॉकफेलर फाउंडेशन ने एशियन सिटीज क्लाइमेट चेंज रेजिलियंस नेटवर्क स्थापित किया, जिसमें एशिया के 10 शहरों को एकजुट किया गया ताकि जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए कुछ व्यवहारिक रणनीतियां तैयार की जा सकें. इन 10 शहरों में गोरखपुर भी शामिल था. इस कोशिश में कुछ एक साल लगे और स्थानीय विशेषज्ञों, जलवायु वैज्ञानिकों, शहर प्रशासन और नागरिकों, विशेषकर गरीबों को एक साथ लेकर जोरदार कोशिश हुई, जिससे गोरखपुर को अपनी क्लाइमेट चेंज रेजिलियंस रणनीति मिली. हम लोग गोरखपुर में क्लाइमेट रेजिलियंस के ऊपर और वल्नरेबिलिटीज़ के ऊपर काम कर रहे थे. तो ऐसा हम लोगों को लगा कि बहुत साफ 2 ग्रुप हैं गोरखपुर शहर में. एक वो ग्रुप है कि जो अफेक्टेड है, जो गरीब लोग हैं, बाहर से आए हैं, बसे हैं, नए हैं या पुराने भी हैं तो अफेक्टेड ज़्यादा हैं. और एक वो ग्रुप है जो चेंज मेकर्स की भूमिका निभाता है, चेंज एजेंट्स की भूमिका निभाता है. डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, शिक्षक हैं, जो हमारे ग्रास रूट लेवल के लीडर्स हैं. तो ये दोनों ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट हैं अगर हम रेजिलियंस की बात करते हैं. इनमें से किसी एक को छोड़ दिया जाए तो रेजिलियंस की कहानी पूरी नहीं होती है. शहर के गरीब और कमजोर तबके को शामिल करने की शुरुआत महेवा की गलियों से हुई. ये एक ऐसी झुग्गी बस्ती है जहां तमाम बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं. मॉनसून आते ही पूरा वार्ड पानी में डूब जाता है. लोगों ने 5-6 चीजों की डिमांड की है. परिवर्तन की शुरुआत गोरखपुर एनवायरनमेंट एक्शन ग्रुप ने की, जिसने माइक्रो लेवल पर योजना बनाने के लिए वार्ड के हर परिवार को अपने साथ लिया और स्वास्थ्य, कचरे और स्वच्छता के सिलसिले में सामुदायिक समूह बनाए. और फिर जमीनी स्तर पर कार्यवाही शुरू की गई. पुरानी आदतों की जगह ली नई कोशिशों ने. पहले जो कचरा सड़कों पर फेंक दिया जाता था, वो घर घर से इकट्ठा किया जाने लगा. समुदाय की हिस्सेदारी से नाले नालियों की मरम्मत हुई, पानी के नए कनेक्शन लगाए गए. ये साफ था कि महेवा ने एक नए अवतार में जन्म लिया. क्लाइमेट रेजिलियंस की इस रणनीति ने गोरखपुर के एक वार्ड की शक्ल तो बदल दी, लेकिन सवाल ये था कि इस रणनीति को आगे कैसे ले जाया जाए और शहरी विकास की मुख्य धारा में सफलता से, जैसे कि महेवा वार्ड में हमने देखा, हमें ये समझ में आया कि कहीं ये जो प्रयास हो रहे हैं ये एक तरफा ही होके ना रह जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि ये यहीं ख़त्म हो जाएं. तो हमें बहुत ज़रूरी लगा कि शायद हमको ये देखना चाहिए कि ये सारी जो स्ट्रैटेजी में रिकमेंडेशंस है ये कैसे मेन स्ट्रीम हो सकती हैं, किस तरह से ये शहरी विकास की जो पूरी प्रक्रिया है उसके अंदर आ सकती है. और इसी के लिए टेरी ने जितने भी रेगुलेशंस हैं शहर से रिलेटेड, शहरीकरण से रिलेटेड, स्टेट लेवल पे और सिटी के लेवल पे, उनको रिव्यू किया और ये जानने की कोशिश करी कि किस तरह से प्रेजेंट लेजिस्लेशंस में, लॉज में हम चेंजेस ला सकते
नए लॉज या नीतियां बनाने की ज़रूरत है जिससे कि शहरों को हम क्लाइमेट प्रूफ कर सकें, न केवल गोरखपुर बल्कि और अन्य शहर जो भारत में इसी तरह की समस्याओं को जूझ रहे हैं। टेरी के सुझावों के आधार पर नगर प्रशासन के पास अब एक स्पष्ट रोड मैप है जिससे गोरखपुर को जलवायु परिवर्तन से होने वाली आपदाओं और मुश्किलों के लिए तैयार किया जा सकता है। जी हां, चुनौतियां बहुत बड़ी हैं, लेकिन असंभव नहीं है। ये यकीनी तौर पर माना जा सकता है कि अगर नागरिक जोर दें तो सरकारें झुकती हैं और साथ मिलकर ये दोनों एक नई गोरखपुर गाथा लिख सकते हैं।